हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम न्यायपालिका के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में चर्चा करेंगे और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमारे देश में और अन्य देशों में किस तरह से है और न्यायिक पुनरावलोकन है वो किस तरह से कार्य करता है, क्या इसकी महत्ता है, कैसे काम करता है, क्या है और क्यों न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों ही अंगों को संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। तो जो कुछ उनके लिए प्रावधान संविधान में किए गए हैं उसी अनुसार उन्हें कार्य करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हें संविधान के अनुसार काम करना है। अगर वो संविधान के अनुसार काम न करे तो इसका निर्धारण कैसे होगा और कौन संविधान की सुरक्षा करेगा कि संविधान का मूल ढांचा है वो हूबहू बना रहे। इसी के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये प्रावधान किया कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई। यानी जो कार्य संसद करती है, राज्य विधानमंडल कर रहे हैं कानून बनाने का, संविधान संशोधन का, वो कार्य सभी संविधान की मंशा के अनुसार है, संविधान के मूल ढांचे के अनुसार है। उसको बनाए रखने के लिए ये न्यायिक पुनरावलोकन है वो दिया गया। और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता तो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है हमारा भारत, वो लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो सुरक्षित नहीं रह पाती। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन क्या है, जनता का जनता के लिए। और जब जनता का मतलब जो नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है उनका संरक्षण कौन करता है, उनका संरक्षण न हो और लोकतंत्र के अनुसार शासन न चलाया जाए तो जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है उसी से विश्वास उठ जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक था। अब न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का न्यायपालिका का क्या कार्य है कि संविधान का उल्लंघन नहीं हो, किसी भी स्तर पर संविधान का उल्लंघन ना हो, प्रत्येक कार्य संविधान के मंशा और मूल ढांचे के अनुसार होना चाहिए। और साथ ही साथ विशेष जो ध्यान रखा गया न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को देकर एकीकृत न्याय व्यवस्था भी इसीलिए दी गई थी कि हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो। क्योंकि मानव अधिकार में जो सबसे बड़ा चार्टर है वो हमारे देश का है। और भारत देश के नागरिकों ने लगभग 200 वर्ष तक विदेशी शासन की दास्ता सहन की थी, उनकी गुलामी की थी या उस दंश को उन्होंने झेला था। तो हमारे नागरिकों ने जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया, अपनी बलि दी, आहुति दी, अपना जो बलिदान दिया था, उस सभी त्याग और बलिदान की भावनाओं को ध्यान रखते हुए संविधान वेताओं ने सबसे बड़ा जो चार्टर है मूल अधिकारों का वो संविधान में उल्लेखित किया कि नागरिकों के ये मूल अधिकार होंगे, उन मूल अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर ना हो, इसलिए भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया। अब न्यायपालिका किस तरह से काम करती है कि सबसे पहले हम संसद का लेंगे। संसद है वो कानून बनाने का काम करती है संघ सूची के विषयों पर, साथ ही समवर्ती सूची के उन विषयों पर कानून बनाती है। और जब कभी भी राज्य विधानसभा और संसद के बीच कोई विवाद होता है तो संसद के कानून मान्य होते हैं। अवशिष्ट सूची के विषयों पर वो कानून बनाती है। और अगर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो उस राज्य के राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। तो इतनी बड़ी जो कानून निर्माण की ये फैक्ट्री है, वो जो कानून निर्माण का कार्य करती है, वो समस्त कानून है वो संविधान के मूल ढांचे के अनुसार ही हो, संविधान का उल्लंघन न कर रहे हो, संविधान सुरक्षित रहे, इस बात का ध्यान है वो न्यायपालिका के द्वारा रखा जाता है। और इसके अलावा संविधान जो संसद है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है संविधान संशोधन का। जब जब संविधान के किसी धारा में संशोधन की आवश्यकता होती है तो संसद है वो संशोधन का कार्य करती है। धारा 368 में उल्लेखित किया गया है कि किस तरह से संसद संविधान में संशोधन करती है। बहुत सारे जो धाराएं हैं वहाँ संसद है वो साधारण बहुमत से संशोधन कर लेती है और कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जिनमें संशोधन के लिए उन्हें राज्य विधानसभाओं के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इतने बड़े स्तर पर संशोधन के बाद भी
क्या वो संशोधन ऐसे संशोधन न हो जाए कि संविधान का मूल ढांचा ही परिवर्तित हो जाए। इसके लिए ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, वो न्यायपालिका को दिया गया है कि न्यायपालिका ये देखती है कि जो कानूनों का निर्माण किया वो संविधान की मंशा के अनुसार हो, और संशोधन करते समय संसद ने उसके मूल ढांचे में तो कोई परिवर्तन नहीं कर दिया है। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं 1973 का जो केशवानंद भारती विवाद था, जो केशवानंद भारती केस था, कभी इस पर अलग से एक पूरा प्रकरण लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था संविधान संशोधन को कि संसद की शक्तियां हैं वो सीमित ही है, संसद को ये अधिकार नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर दे, और संविधान के मूल ढांचे के संरक्षण है वो इसी विवाद में किया गया था। अब हम देखते हैं कि जो संविधान संशोधन के पुनरावलोकन का कार्य है, पुनर्निरीक्षण का कार्य है, वो केवल और केवल भारत की न्यायपालिका को ही इसका अधिकार प्राप्त है। यूएसए में भी संविधान में जो संशोधन कर दिया जाता है तो वहां की न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं है कि वो उसका पुनः निरीक्षण कर ले, उसका पुनरावलोकन कर ले कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। इस मामले में भारत की न्यायपालिका है वो अधिक शक्तिशाली है यूएसए की न्यायपालिका से। अब ये तो हुआ संसद का कार्य। न्यायपालिका ये भी देखती है कि कार्यपालिका जो कानूनों का लागू करने का काम करती है या अन्य जो उससे प्रशासन संबंधी कार्य करती है वो भी संविधान के मंशा के अनुसार हो, मूल अधिकारों के संरक्षण के अनुसार हो। तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका हमारे यहाँ दो प्रकार की होती है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका यानी 5 वर्ष से वो निर्वाचन के माध्यम से आती है, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका जिसमें हमारे प्रशासनिक सेवक है वो काम करते हैं। इन दोनों ही कार्यपालिका के कार्यों का भी न्यायपालिका है अवलोकन करती है और इस संबंध में तभी बहुत सारी शक्तियों में राष्ट्रपति का अनुमोदन और न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश दोनों को लगभग समान शक्तियां प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमारे न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो राज्यों की कार्यपालिका का भी निरीक्षण करती है कि राज्यों की जो कार्यपालिका है वहाँ का राज्यपाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ का जो प्रशासन है वो भी संविधान की मंशा के अनुसार काम करे, क्योंकि न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक भी है। और वहाँ का विधानमंडल मतलब संबंधित राज्य के विधानमंडल और विधान परिषद में किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं हुआ है जो संविधान का उल्लंघन करता हो, और इसके साथ ही साथ स्थानीय सरकारों के कार्यों को भी देखती है। जो वहाँ की ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो सभी अपना कार्य जितना उन्हें संविधान ने अधिकार दिया है उसके अनुसार ही करे। इस बात का ध्यान है वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका करती है। अब वो संविधान के कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके कारण न्यायपालिका है वो संविधान का संरक्षण भी करती है और पुनरावलोकन भी करती है। सबसे पहले हम जब मूल अधिकार पढ़ते हैं तो एक मूल अधिकार वैसे 14 से 35 तक माने गए हैं, अनुच्छेद 14 से 35 और भाग 3 में, लेकिन अनुच्छेद 13 में एक विशेष प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका ये देखती है कि स्वतंत्रता से पूर्व बने हुए कानून यानी जो 1950 में संविधान लागू हुआ उससे पूर्व जो कुछ कानून चले आ रहे थे और उसके बाद जितने कानून बने हैं वो संविधान के मूल ढांचे के अनुसार हो और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखती है। और अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है तो उसे निरस्त कराने का कार्य है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका करती है। और अब अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि यह मूल अधिकारों का संरक्षक है और संविधान की आत्मा इसी में बसती है। मूल अधिकारों के लिए ये रामबाण औषधि है, क्योंकि अनुच्छेद 32 नहीं होता तो शायद मूल अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाती। उसमें 5 प्रकार की रिट के बारे में हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार के रिट है वो जारी कर सकती है न्यायपालिका मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु। नागरिक खुद भी अगर उनके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। उनकी तरफ से कोई संस्था या कोई व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकता है कि अमुक व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसके मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाए। तो अनुच्छेद 32 में ये व्यवस्था दी गई है और उस आधार पर भी न्यायपालिका है वो संसद
कार्यपालिका या किसी संस्था के कार्यों का पुनरावलोकन कर सकती है। इसके अलावा जो धारा 226 है वो उच्च न्यायालय को ये अधिकार देती है कि किसी व्यक्ति के, उस राज्य के किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उसकी संरक्षित करे। इसके अलावा जो आर्टिकल 131 से 136 में मतलब न्यायपालिका को जो क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, उनकी अधिकारिता जो तय की गई है, उसमें भी इस बात की व्यवस्था है कि सारे जो काम है वो संविधान की मंशा के अनुसार हो और मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित दिए गए हैं। कि वहाँ ये व्यवस्था दी गई है 131 से 136 में कि जितने भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद होते हैं, दो राज्यों की सरकारों के बीच विवाद होते हैं, या एक केंद्र और दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों का कोई विवाद हो, तो उन सभी मामलों का, विवादों का समाधान है वो सर्वोच्च न्यायपालिका करती है कि, और वही वो उस सब कार्य में ये देखती है कि संविधान ने जैसा तय किया है, संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न है, संविधान का कोई निर्वचन का कोई प्रश्न है, क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं वैसी संविधान की भाषा है वो नहीं है, उसमें व्याख्या संबंधी जो प्रश्न है वो उठता है, और वो व्याख्या कानून में जो ट्रेंड व्यक्ति है, प्रशिक्षित व्यक्ति है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, वही व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए इन सब की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। इसके अलावा जब भी कभी आवश्यकता होती है, स्पेशल लीव पिटीशन है वो दायर होती है, जिसे हम शॉर्ट में SLP भी कहते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर कोई संवैधानिक महत्व का प्रश्न हो तो उसके लिए संसद है वो एक प्राधिकरण है, वो भी गठित कर सकती है कि यहाँ संविधान के संरक्षण का प्रश्न है, संविधान के महत्व का प्रश्न है, तो यहाँ इस तरह से काम होना चाहिए, और न्यायपालिका उन सभी कार्यों को देखती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि न्यायपालिका को ही संविधान के संरक्षण या कार्यपालिका और संसद विधायिका के समस्त कार्यों का पुनरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए आलोचना भी की जाती है कि हमारे संविधान वेताओं ने न्यायपालिका को है वो निरंकुश बना दिया है, तो ये आलोचना कोई इसका कोई आधार नहीं है। आज तक हमारा न्यायपालिका में विश्वास बना हुआ है। न्यायपालिका द्वारा लगभग जितने कार्य किए जाते हैं वो हमारे नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे, उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा हो, और हमारा जो संविधान की जो मंशा थी उसी के अनुसार सब कार्य चलते रहे, उस बात का पूर्ण ध्यान रखती है। उनके सभी कार्य का उदाहरण आपके सामने है। तो आज हमने इस तरह से न्यायपालिका पुनरावलोकन, ये टॉपिक है, ये आपका ग्राम सेवक से लेकर IAS तक की परीक्षा में पूछा जाने वाला विषय है। आप इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे और ठीक ढंग से इस पर नोट्स बनाएंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।